गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मानव स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज से हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमने कल कंप्लीट किया था, और जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था बेसिकली 3 टॉपिक थे छोटे छोटे। और वो जो 3 टॉपिक थे जो हमने कल पढ़े थे छोटे छोटे, उनमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? उनमें सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे हमने देखा था इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके टाइप हमने देखे थे, और इसके 1-2 एग्जांपल हमने समझे थे। और थर्ड जो टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था ये कि रेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। और उसके बाद में एक थर्ड पॉइंट था जो कि नोट था उसमें, और उसको हमने अच्छे से समझा था। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने 3 छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए, और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। ठीक है, एक काम करते हैं कि इसको 5 मिनट में एक छोटा सा ब्रीफ कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे एकदम नए हों तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो हमने कल पढ़ाया था बेसिकली उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था, क्योंकि 11th में जब आप आते हैं तो ये टर्म्स आपको सीखने ही पड़ते हैं कि ये होते क्या है ना। और मैकेनिक्स के बारे में हमने आपको ये बताया था कि जो मैकेनिक्स होती है वो सोल होती है पूरी फिजिक्स की, है ना। जितने भी मोशन आप पढ़ते हैं पूरे फिजिक्स में, चाहे वो गैसेस का मोशन हो, चाहे वो फ्लूइड का मोशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे थ्रू डायनेमिक्स हो, वो सब मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा था डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ये सब देखा था। दूसरे नंबर पे हमने जो दूसरा जो टॉपिक कवर किया था वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और इसमें हमने ये कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्लेस होता है जहां से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जहां बैठकर आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और हमने कहा था कि ये 2 टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था आपका रेस्ट एंड मोशन, और इसमें हमने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है, और कोई भी व्यक्ति अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में कहलाता है। तो ये दोनों हमने देख लिए थे, रेस्ट एंड मोशन हमने देख लिया था। ठीक है, तो कल हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे छोटे छोटे। तो आज का क्या प्लान है भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2 टॉपिक है छोटे छोटे, आज हम उनको पढ़ेंगे। जो पहला जो टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, कि भाई मोशन के कितने टाइप होते हैं। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्या आपका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप के होते हैं, और एक हम देखेंगे क्या आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, जो पहला जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हम थ्रू पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, अब जब हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मोशन कितनी तरह के होते हैं। अगर आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मोशन कितनी तरह का होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि मोशन 3 तरह का होता है ना फिजिक्स में। और अगर और टू द पॉइंट बात की जाए तो काइनेमेटिक्स में कहा जाता है कि मोशन 3 तरह का होता है, 1D मोशन, 2D मोशन और आपका 3D मोशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका टाइप्स ऑफ मोशन, और मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोशन कितनी तरह का होता है। तो मैंने क्या कहा कि मोशन 3 तरह का होता है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं 1D मोशन पे। चलिए पहले इसको समझते हैं आराम से कि 1D मोशन क्या होता है। चलिए 1D मोशन की तरफ हम लोग चलते हैं।
चलिए भैया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1D मोशन में? 1D मोशन की जो डेफिनेशन बोल लीजिए या फिर आप कुछ भी इसको बोल लीजिए जो आपका मन करे। 1D मोशन हम कहते हैं एक ऐसे मोशन को जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट चलता हो स्ट्रेट लाइन में। एकदम सिंपल भाषा है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं किया गया, कि एक ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें समझते हैं, जैसे कि चींटी है, ये सब की सब क्या कर रही है? एक लाइन में चलती हैं। अगर आपने कभी चींटी जो होती है अगर उनको ऑब्जर्व किया हो तो आप पाएंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। या कुछ चींटी आप मान लीजिए इस तरह से कि एक चींटी है जो एक स्ट्रेट वायर पे चल रही है, तो वो किस तरह का मोशन कर रही है? वो 1D मोशन कर रही है। ठीक है कि नहीं है? इसी का ही आप एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसी का ही आप क्या कर लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 1D का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई एक कार है जो कि एकदम स्ट्रेट रोड पे चल रही है, एकदम स्ट्रेट रोड पे, तो ये कैसा होगा? 1D मोशन होगा, है ना? कोई भी कार जो स्ट्रेट रोड पे चल रही है 1D मोशन होगा, कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है कि नहीं है? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो 1D मोशन क्लियर हो गया होगा, 2D की तरफ स्विच करते हैं। चलिए 2D पे चलते हैं अब। चलिए भैया, अच्छा 1D का एक दो एग्जांपल और है, जैसे कि फ्री फॉल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्री फॉल 1D का। कहाँ गया भैया? ये रहा, हाँ, जैसे कि फ्री फॉल। ठीक है कि नहीं है? तो ये भी क्या है? 1D है। अगर किसी बॉल को आप छत से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? वो किस तरह का मोशन करेगी? वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो 1D मोशन है, सीधी सी बात है कि नहीं? एक व्यक्ति को अगर आप चलते हुए प्लेन से धक्का दे दें, मत दीजिएगा, मतलब एक सीरियस मत लिया कीजिए बातों को। अगर आप एक व्यक्ति को जहाज से धक्का दे दें, प्लेन से धक्का दे दें नीचे की तरफ, तो क्या होगा? फ्री फॉल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये देखिए। ठीक है कि नहीं है? हालांकि इसको धक्का नहीं दिया गया है, वो बात अलग है, लेकिन समझाने का तरीका कुछ इस तरह से ही है। न्यूटन साहब हैं, बैठे हुए हैं, ये न्यूटन साहब हैं। एप्पल नीचे गिरता है, और एप्पल नीचे जब गिरता है तो उसके बेसिस पे ये आपका क्या डिसाइड करते हैं कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटी लगती है, कोई एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। तो न्यूटन साहब ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा और डिसाइड किया कि अच्छा भाई कोई एक फोर्स है जो नीचे की तरफ खींचती है ना? ये एप्पल नीचे ही क्यों आया? और चलो वो तो बात की बात है, आया है, वो तो हम कभी बाद में पढ़ेंगे आराम से, लेकिन इसका मोशन कैसा होगा? नीचे की तरफ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि 1D आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया अभी केवल 1D, और 1D में मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी एक ऐसा मोशन जो कि केवल एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम कहते हैं 1D मोशन। और यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल देखा हमने चींटी का जो कि स्ट्रेट रोड पे चल रही है या स्ट्रेट वायर पे चल रही है। एक चींटी जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट वायर पे चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? 1D मोशन कह देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा कि एक कार है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, 1D मोशन है। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल जो हमने देखा यहाँ पर फ्री फॉल का देखा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कोई अगर प्लेन व्लेन से अगर धक्का दे दे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और सीधी स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर एप्पल है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक क्या है? क्लियर है। चलिए ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन लोग अब चलते हैं अपना 2D मोशन की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया। 2D मोशन क्या होता है? 1D मोशन के बारे में तो समझ लिया कि एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो 1D मोशन होता है। 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन के बारे में कहा जाता है कि मोशन इन अ प्लेन। ये वो प्लेन नहीं है जो उड़ता है ऊपर, है ना? तो प्लेन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसकी 4 दीवार हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, उसकी किसी एक दीवार को देखिए, वही आपका प्लेन है। ठीक है कि नहीं है? आप जिस फर्श पे, आपका बेड है, आपका चेयर है, आपका टेबल है, वो जो फर्श है नीचे, वो जो फ्लोर है नीचे, वो क्या है? वो प्लेन है। ये जो बोर्ड है ये क्या है? ये प्लेन है।
समझ रहे हैं कि नहीं? थिएटर में जो आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, जो आपको एक्टर दिखता है उसमें, वो किस में होता है? वो एक प्लेन में ही तो दिखता है आपको, 2D ही तो होता है बेसिकली। वो 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो। यहाँ पे D का मतलब होता है डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? या तो उसमें हाइट हो, विड्थ हो, या विड्थ हो, लेंथ हो, या फिर लेंथ हो और हाइट हो। ठीक है कि नहीं है? 2 ही डायमेंशन होंगे उसमें, 3 डायमेंशन कभी नहीं होंगी। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि 2D का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2D का मतलब क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्लेन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन का मतलब क्या होता है ना? तो अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की, कि भाई 2D मोशन के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम इसके। मान लेते हैं, ये तो खैर इनको देखेंगे अभी, लेकिन इससे पहले एक एग्जाम्पल हम खुद से आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि वो चींटी जो 1D में एक वायर पे चल रही थी, अभी तक जो 1D मोशन कर रही थी, वही चींटी को हम मान लेते हैं कि अब एक ये आपके फ्लोर पे चल रही है ना? जब आपके फ्लोर पे वो चींटी चलेगी, या छिपकली मान लीजिए, जब आपके फ्लोर पे छिपकली चलेगी तो वो किस तरह मोशन करेगी? कभी दाएं जाएगी, कभी बाएं जाएगी, कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी। ठीक है कि नहीं है? ये 2D मोशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी छिपकली ऊपर उड़ती है क्या? क्या कुछ वो हाइट पे ऊपर आ जाती है क्या? नहीं आती है, नहीं आती है ना? तो वो या तो दाएं चलेगी, या बाएं चलेगी, या फिर आगे चलेगी, या पीछे चलेगी। कभी हवा में नहीं आती वो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो आगे पीछे और ऊपर, सॉरी, आगे पीछे और दाएं और बाएं जो मोशन जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है? आपका 2D मोशन होता है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है इसका सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपको ये यहां पर दिख रहा है, ये फिगर है। इसमें क्या हो रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और सारे के सारे जो 8 प्लैनेट हैं विद इंक्लूडिंग अर्थ, वो सब के सब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस तरह की बदतमीजी आपने भी बचपन में की होगी कि एक रस्सी लिया, उससे पत्थर बांधा और उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जनरली जो लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में क्या करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और एक सर्कल जैसे ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, और ऐसे अपना घूमना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो ये भी क्या होगा? एक तरह का सर्कुलर मोशन होगा। एक तरह का क्या, सर्कुलर मोशन ही है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। सिमिलरली आपका, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स को हम क्या करते हैं, अर्थ से लॉन्च करते हैं। ठीक है कि नहीं है? वो सैटेलाइट्स कहाँ जाती हैं? वो स्पेस में जाती हैं, और अर्थ के चारों तरफ क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं। ठीक है कि नहीं है? ये रही सैटेलाइट, और अर्थ के चारों तरफ क्या करेगी? ये घूमेगी। ठीक है कि नहीं है? सैटेलाइट बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, एक पोलर सैटेलाइट होती है। जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है आपका? ये आपका 2D मोशन है, यानी कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है? आपका 2D मोशन होता है। चलिए, 11th की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन को बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है 11th क्लास में सर्कुलर मोशन को। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको आराम से हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को बाद में। ठीक है कि नहीं है? तो ये आपका हो जाता है क्या? 2D मोशन हो जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ जरा मूव करते हैं, देखते हैं और क्या एग्जांपल है, और देख लेते हैं और क्या एग्जांपल है भैया। चलिए, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल, ये भी क्या है आपका? 2D का एग्जांपल है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आप लोग फुटबॉल का मैच देखते हो तो फुटबॉल में क्या होता है कि एक प्लेयर होता है, इस फुटबॉल को किक करेगा, और ये इस पाथ को ट्रेवल करते हुए यहां जाएगी, और ये रहा आपका जहां पर इसको जाना है, जहां पर इसका टारगेट है। ठीक है कि नहीं है? ये कैसा पाथ है? यही प्रोजेक्टाइल पाथ कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये तोप है, इससे गोला जो था फेंका गया है, किस पाथ में गया है? इस पाथ में गया है। कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। इनको तो आप जानते ही होंगे, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये जब फेंकते हैं अपने भाले को, तो किस पाथ से जाता है? ये इस पाथ से जाता है कि नहीं जाता है? इसी पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। और जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ होता है वो किस तरह का होता है? बेसिकली
2D मोशन होता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए भैया, मोशन अलोंग अ कर्व, बिल्कुल ये भी क्या है आपका 2D मोशन ही है। अगर किसी आप कर्व पे चलते हैं तो वो भी आपका 2D मोशन ही आता है। जैसे कि ये देखिए साइकिलिंग चल रही है, यहाँ पे फुटबॉल को किक किया, गया कि नहीं गया, है ना? तो ये क्या है, कर्व पाथ में है। तो बेसिकली ये सभी क्या है, ये सभी क्या है 2D मोशन है, मोशन अलोंग अ कर्व। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाते हैं आपका 3D मोशन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका 3D मोशन पे। अगर हम 3D मोशन की बात करते हैं तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक ऐसा मोशन जिसमें क्या हो, तीनों डायमेंशन हो। तीनों डायमेंशन क्या, जिसमें हाइट भी हो, जिसमें लेंथ भी हो, जिसमें विड्थ भी हो, तीनों हो। ठीक है कि नहीं है? एग्जाम्पल के लिए आप देख लें किसको, इसको। अच्छा, 3D मोशन का मतलब भी समझ लीजिए, क्या होता है, मोशन इन अ स्पेस। जब स्पेस में मोशन हो उसको हम क्या कह देंगे, आपका 3D मोशन कह देंगे। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आगे भी जा सकती हैं, पीछे भी आ सकती हैं, दाएं भी जा सकती हैं, बाएं भी जा सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी आ सकती हैं। तीनों एक्सिस में ये मोशन कर सकती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 3D मोशन। सिमिलरली इस प्लेन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इस प्लेन की अगर बात करेंगे तो इसका मोशन भी ऐसे ही हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है। ठीक है कि नहीं है? आगे जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। ठीक है, तीनों डायमेंशन में मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको 3D मोशन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ एग्जांपल है? नहीं है। ठीक है, तो अगर एक बार हम फटाफट से इसका रिवीजन करें कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा है। तुमने टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा है, एक बार जरा फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कहा कि भैया 1D मोशन होता है, हमने कहा कि भैया 2D मोशन होता है, और हमने कहा कि भैया 3D मोशन होता है। 3 तरह के मोशन हमने यहाँ पर पढ़े। हमने कहा कि 1D मोशन के हमने क्या देखे, 3 एग्जाम्पल देखे। कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चीटी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, और फ्री फॉल, इसके हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। 2D मोशन में हमने क्या देखा है, 2D मोशन में हमने देखा है कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है, 2 डायमेंशन में मोशन करती है, या तो आगे जाए, या तो पीछे आए, या तो दाएं जाए, या तो फिर बाएं जाए। ठीक है कि नहीं है? हवा में कभी नहीं आएगी वो, अगर हवा में आ जाती फिर वो 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का 2D मोशन होता है। इसके अभी हमने क्या देखे, 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो क्या है, आपका सर्कुलर मोशन और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी आपको 11th में पढ़ना है, और बहुत डिटेल में पढ़ना है। और अगर मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बात करूं तो इसमें भी आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर फिर बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या एक्सीलरेशन आएगा, क्या अगर एक्सीलरेशन आया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब वहां पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मोशन एक्सीलरेटेड होगा या अनएक्सीलरेटेड होगा, तो इसको हम देखेंगे आराम से बाद में, और इसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे आराम से। पहले अपन लोग क्या करेंगे, 1D मोशन को देखेंगे। ये भी आपके 11th क्लास का चैप्टर में है। 2D जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे आराम से। ठीक है कि नहीं है? प्रोजेक्टाइल मोशन आप आराम से पढ़ेंगे। इसमें भी आपको क्या करना होता है, 3 चीजें पढ़नी होती हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसमें पढ़ेंगे, रेंज आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है, और मैक्सिमम हाइट आप इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा आपको, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। 3D मोशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, 3D मोशन क्या होता है, जहां पर आप तीनों डायमेंशन में मोशन कर सकते हैं। आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं, आप दाएं भी जा सकते हैं, आप बाएं भी जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? आप आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो आपका 3D मोशन हो गया है। बहुत बढ़िया। हमारे जो सिलेबस में है, मैं आपको फिर बता दूं, 1D है और 2D है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। 1D और 2D को हम एकदम अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1D को। काइनेमेटिक्स में 1D मोशन के बारे में पढ़ेंगे। 1D में डिस्प्लेसमेंट, 1D में ही डिस्टेंस, 1D में ही वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है कि नहीं है? ये सब चीजें।
फिर यही सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, आपका 2D में पढ़ेंगे आराम से। और 2D में भी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके, सर्कुलर मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है कि नहीं है? तो ये अभी तक हमने आपका पढ़ा है। 1D पढ़ना है हमको, 2D पढ़ना है, लेकिन आगे पहले हम इस पे फोकस करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया भैया। तो पहला जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा गोल था, उसका जो पहला टॉपिक है वो हमने क्लियर एकदम कर लिया है कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर इनके ऊपर सही से क्वेश्चन बनाए जाएं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर उनके ऊपर बनाए जाएं तो हिलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम आपको बहुत सहजता से, एकदम सरल भाव से, सामान्य भाषा में एकदम समझाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम आपको जो पढ़ाएंगे 99% आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा, और 1% जब हम आपको दूसरी तीसरी बार बताएंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई समझना ही ना चाहता हो तो उसकी एक बात अलग है, जो इसी मूड से बैठा हुआ है कि उसको समझना ही नहीं है, तो उसकी एक बात अलग है। अदरवाइज आपको पहली या दूसरी डिलीवरी में ही समझ में आ जाएंगी चीजें एकदम। ठीक है, चलिए भैया, अब हम पढ़ेंगे आपका क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और हम इनको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस बता पाए। ठीक है कि नहीं है? चलिए चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आराम से चलते हैं। जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हो तो इनको पढ़ने से पहले स्केलर और वेक्टर को पढ़ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें एक बीच में एक पॉइंट आएगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो फिर जिन बच्चों को नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होती क्या है चीज़ें। ठीक है कि नहीं है? तो हम क्या कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले 2 मिनट में जरा ये देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी पड़ती हैं फिजिक्स में, जैसे कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पढ़नी पड़ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, ग्रेविटेशन फोर्स है, बहुत सारी, है ना, प्रेशर हुआ, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, इन्हीं में से ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर होती हैं और इनमें से ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर और स्केल है क्या, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सामान्य भाषा में समझेंगे, कोई जल्दबाजी हमको नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए देखिए, मैंने कहा कि ये रहा आपका स्केलर और ये रहा आपका क्या, वेक्टर। इनको जरा एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलिए इनको जरा एक बार देख लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप देहरादून शहर में नए हैं, ठीक है, और आपको मार्केट जाना है। ठीक है, और मार्केट में भी आपको जाना है क्लॉक टावर के आसपास, जो घंटाघर है देहरादून का, मान लेते हैं कि आपको वहां जाना है। ठीक है, लेकिन आप शहर में नए हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, स्कूटी लेते हैं और निकल पड़ते हैं, और एक व्यक्ति से आप पूछते हैं कि भैया क्लॉक टावर कितनी दूर है। ठीक है, उस आदमी ने आपको बताया कि भैया जो क्लॉक टावर आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ठीक हो गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अदरवाइज। इसको देखें, हाँ 25 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप भी बेवकूफ से आप भी चल दिए सीधे, 25 किलोमीटर आपने तय कर लिया है, यहां पहुंचते हैं, दूसरा आदमी आपको मिलता है। ठीक है, 25 किलोमीटर आपने तय किया, क्लॉक टावर नहीं आया। अब आप क्या करें, जान तो अपने क्लॉक टावर है, तो आपने क्या किया, एक दूसरा व्यक्ति आपको मिलता है रास्ते में, आप उससे फिर वही क्वेश्चन करते हैं कि भैया क्लॉक टावर किधर पड़ेगा। तो उसने आपको बताया कि भैया क्लॉक टावर आप तो गलत आ गए हैं, एक काम करो 10 किलोमीटर चले जाओ, 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा आपको, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ आप आए हो अभी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है भैया, ये 10 किलोमीटर दूर था, तो अब इसने क्या किया, ये जो था इधर की तरफ 10 किलोमीटर चल दिया।
क्लॉक टावर फिर भी नहीं आया। अब क्या करें? अब इसको कोई तीसरा आदमी मिलता है यहाँ पर। अब ये तीसरे आदमी को अपनी पूरी व्यथा, पूरा दुख सुनाता है आराम से कि भैया मैं तो मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ, नया हूँ शहर में, क्लॉक टावर मुझे नहीं मिल रहा है और आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, कहाँ है क्लॉक टावर? तो ये आदमी इसको बताता है कि भैया आप गलत आ गए हैं, एक काम कीजिए, आप यहां से आप जाइए पीछे की तरफ 10 किलोमीटर ईस्ट में, 10 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है कि नहीं है? तो ये व्यक्ति जाता है 10 किलोमीटर ईस्ट में और फाइनली इसको क्लॉक टावर यहां पर मिल जाता है। ठीक है कि नहीं है? आपको इतना ट्रेवल करना पड़ा क्लॉक टावर तक पहुंचने के लिए, जबकि आप चाहते तो सीधे जा सकते थे यहां ऐसे, लेकिन आपको इतना ट्रेवल करना पड़ा है। क्यों? क्या कुछ कंफ्यूजन हुआ था कि आपको इतना ट्रेवल करना पड़ा है? बिल्कुल कंफ्यूजन हुआ था। क्या कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन आपको ये था कि जो व्यक्ति आपको स्टार्टिंग में मिला था उसने आपको क्या बताया कि क्लॉक टावर 25 किलोमीटर है यहां से, और आप 25 किलोमीटर चल भी दिए। उसने आपको केवल क्या बताया कि इतनी दूर है, दूर, फार, डिस्टेंस, समझ रहे हैं कि नहीं, कि इतनी दूर है। उसने आपको डायरेक्शन नहीं बताई। अगर वो आपको ये बता देता कि 25 किलोमीटर नॉर्थ में है तो आप सीधे चले जाते, लेकिन उसने आपको केवल क्या बताया? उसने आपको केवल मैग्नीट्यूड बताया, 25 किलोमीटर। उसने आपको क्या बताया? केवल और केवल मैग्नीट्यूड आपको बताया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो आपको डायरेक्शन भी बता देता, अगर वो आपको डायरेक्शन भी बता देता तो आप सीधे क्लॉक टावर पहुंच जाते। ठीक है कि नहीं है? तो जब आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, या जब आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दी जाती है, या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर होती है, उसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो केवल और केवल डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है ना? और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वेक्टर और स्केलर आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या वेक्टर स्केलर इतना ही है? हमने तो सुना था कि बहुत सारा है 11th में वेक्टर स्केलर। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर जितने की नीड थी आपको सिर्फ अभी उतना बताया गया है। वेक्टर और स्केलर, इसका पूरा एक चैप्टर है, वेक्टर का आपका पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, वो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो सब पढ़ने वाले हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है केवल इस लिहाज से कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको इस उद्देश्य से अभी ये बताया गया है। तो मैंने क्या कहा कि स्केलर क्वांटिटीज आपकी, या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसी मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? लड़कों की जब शादी नहीं होती है ना तो वो स्केलर ही होते हैं बेसिकली। ठीक है कि नहीं है? डायरेक्शन लेस, कोई डायरेक्शन उनके पास में नहीं होती, खुले सांड होते हैं एकदम। जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे, जो मन करेगा वो पिएंगे, एकदम खुले सांड। शादी के बाद में क्या हो जाते हैं? वेक्टर, डायरेक्शन खुद ब खुद आ जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? शादी के बाद डायरेक्शन फिर मिल जाती है आदमी को एकदम, फिर वो अपने मन की नहीं चलती फिर उसकी। फिर उसका ये नहीं है कि जहां मन करेगा वहां चला जाएगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी कि भैया वहां नहीं जा सकते, पीछे से मना किया गया कि वहां नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं फनी वे में। ठीक है, ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको वेक्टर स्केलर अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे आराम से आपका ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं है? अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या? कितनी दूर। अगर हाउ फार का मतलब देखें आप तो हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? कितनी दूर, कितनी दूर।
कितनी दूर का मतलब क्या है, वही 25 किलोमीटर जो अभी बताया था। केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड की। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस का मतलब क्या है, हाउ फार। हाउ फार मतलब क्या, कितनी दूर। कितनी दूर का क्या मतलब है, कितनी दूर का मतलब है यहाँ पर केवल और केवल क्या, मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं कि नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ फार एंड वेयर। इसका मतलब क्या है, भैया ये तो बताओ ही कि कितनी दूर है, बट ये भी बताओ कि किधर है। कितनी दूर प्लस किधर। किधर मतलब क्या, डायरेक्शन। कितनी दूर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताना पड़ेगा, हाउ फार एंड वेयर, कितनी दूर और किधर, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ जरा बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, यही हमने आपको बताया कि डिस्टेंस का मतलब हमने क्या बताया था, डिस्टेंस का मतलब हमने बताया था क्या, हाउ फार। हाउ फार, हाउ फार मतलब क्या, केवल और केवल क्या, मैग्नीट्यूड। केवल और केवल क्या, मैग्नीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने आपको क्या बताया था, हाउ फार एंड वेयर। हाउ फार का मतलब यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड। वेयर का मतलब यहां पर क्या है, डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के पास में केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस के पास में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास में क्या होता है, बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब यहां पर अगर आप बोलोगे 25 किलोमीटर, तो भैया यहाँ पे आपको खाली 25 किलोमीटर बोल के काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 25 किलोमीटर भी लिखोगे, साथ में डायरेक्शन भी बताओगे। 25 किलोमीटर नॉर्थ। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक जो अंतर हमको मिल गया है वो क्या है, वो आपका ये है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो केवल किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे। तो एक अंतर तो आपको ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका स्केलर है और ये आपका वेक्टर है। आगे जरा देखते हैं क्या है, इसको भी समझेंगे आराम से, निश्चिंत रहिए। चलिए बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। अब वही जो हमने आपको बताया कि भैया ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास खाली क्या होता है, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास खाली क्या होगा, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जबकि ये कैसी है, ये आपकी वेक्टर है। क्यों भैया, क्योंकि इसके पास क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगा, जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने क्या देख लिया है, हमने आपका देख लिया है कि जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है किस पे, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। जबकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है खाली, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आ जाते हैं अब इस पे आ जाते हैं। चलिए और अंतर देख लेते हैं, और दोनों में क्या क्या अंतर है। डिस्टेंस के बारे में इसने कहा कि भैया जो डिस्टेंस होता है वो टोटल पाथ लेंथ होता है। ठीक है कि नहीं, अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं एक बार अच्छे से इस चीज को, है ना। देखिए इसी के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये यहां से चलता है 4 मीटर, और इधर पहुंचता है, फिर ये इधर से इधर जानता है। ठीक है, पहले ये गया इधर, फिर ये गया इधर। इधर 4 मीटर चलता है, इधर 3 मीटर चलता है। मैंने क्या कहा कि ये आपका जो है टिम है, जो ये जाता है इधर और फिर इधर। ठीक है, इसको यहाँ स्कूल तक पहुंचना है अपने, तो स्कूल से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये पाथ इसने लिया, फिर आपका यहाँ पहुंचा है। ठीक है कि नहीं है, तो स्कूल ये इस रास्ते से पहुंचा। ठीक है कि नहीं है, तो जिस रास्ते से ये स्कूल पहुंचा है वो क्या है, इसका एक्चुअल पाथ है। वो इसका क्या है, वो इसका, वो है इसका एक्चुअल पाथ। ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ। ठीक है कि नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति
जिस पाथ पर चलता है एक्चुअल में, वही पाथ क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है कि नहीं है? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से कि मान लेते हैं कि आपका यहां पर ये घर है, ठीक है, और आपको मानस एकेडमी पहुंचना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 1000 रास्ते आने के। मान लेते हैं कि आप जो था यहां से ऐसे ऐसे करके करके आप घूम के ऐसे गए हैं, ठीक है, तो ये जो आप एक्चुअल पास जो आपने ट्रेवल किया है मानस एकेडमी तक पहुंचने के लिए, बेसिकली यही आपका क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं है? यही क्या है? आपका डिस्टेंस है। तो वही यहां पर लिखा गया है कि भैया जो आपका टोटल जो पाथ लेंथ होती है वो क्या कहलाती है आपकी? वो डिस्टेंस होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भैया फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, एक्चुअल पाथ जिस पर आप चलते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन को पकड़िए, ठीक है, और एक्चुअल पाथ की फाइनल पोजीशन को पकड़िए, और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। आप एकदम स्ट्रेट लाइन स्केल लीजिए और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से आप मिला दीजिए। वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि डिस्टेंस आपका क्या है? एक्चुअल पाथ जिस पर आप वास्तव में चलते हैं, जिस पाथ पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो आपका क्या है? डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल पाथ की इनिशियल पोजीशन को पकड़िए जहां से आप चले थे, और आप एक्चुअल पाथ की फाइनल पोजीशन को पकड़िए जहां पर आप पहुंच गए हैं या आपको जहां पहुंचना है, और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप कीजिए, मिला दीजिए। वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या ये है क्या कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है केवल? क्या डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब है कि ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इसको एक बार साफ कर देते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा? देखो यहां पर कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। समझे कि नहीं समझे? तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर या पोजीशन पर। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि इसके विपरीत जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डिस्टेंस क्या होगा? मैंने कहा डिस्टेंस क्या होता है? जिस पाथ पर आप एक्चुअल में चल रहे होते हैं वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअल पाथ की इनिशियल पोजीशन को पकड़िए, उसी एक्चुअल पाथ की फाइनल पोजीशन को पकड़िए, इनिशियल पोजीशन को पकड़िए, फाइनल पोजीशन को पकड़िए, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर ये 4 मीटर इधर चलता है और 3 मीटर इधर चलता है तो ये तो डिस्टेंस हो गया इसका। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको इसको मिलाया तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये होगा कितना? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसका आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर। ठीक है कि नहीं है? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या था? एक दूसरा जो डिफरेंस था वो था। पहले डिफरेंस क्या था आपका कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा डिफरेंस क्या है आपका कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है? वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ये आपका डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को इस चीज से मतलब ही नहीं है यार कि तुम किस पाथ पे चल रहे हो, उसको मतलब ही नहीं है। तुम उसकी तरफ से कहीं भी जाओ, उसको सिर्फ मतलब है इससे, इनिशियल से और फाइनल से, बस। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका से भारत किस रास्ते से पहुंचे। उसको तो ये पता है कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है भैया, भारत से अमेरिका में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, बस वो डिस्प्लेसमेंट है, बात खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये हम क्या, अब इसको देख लेते एक बार जरा। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं है? इस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा हो सकता है? इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है क्या? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है क्या? नहीं। क्या ये हो सकता है क्या? नहीं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट पाथ कौन सा हो सकता है? क्यों भैया, ये शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है यार? यही तो होगा, और कौन सा होगा? सीधी सी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो इसलिए इसको ये बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। मुझे लगता है सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ आपका मूव करते हैं आराम से। अगला डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इस पे आ जाते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आपका है बेसिकली वो क्या है, ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, नेवर डिक्रीज। ये किसको दिखाता है, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, जबकि ये किसको शो कर रहा है, ये डिक्रीज को शो कर रहा है। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैसे कैसे भैया, देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं इस चीज को कि कैसे आपका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। यहां पर समझ लेते हैं नीचे। मैंने कहा कि आप इस ए पोजीशन से चलते हैं और चलते हैं, आराम से चलते रहते हैं। डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। आपका मन किया, आपने यहाँ से घुमाव लिया और फिर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? डायरेक्शन चेंज आपने कर लिया है, आप वापस आ रहे हैं एक अलग रूट से। डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल। और आप वापस यहीं पे आ गए। डिस्टेंस है क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपने ट्रेवल किया है। वास्तव में आप जिस पाथ पे चलते हुए आपका डिस्टेंस होता है, और एक्चुअल पाथ तो भैया ये है। तो ये क्या है आपका डिस्टेंस हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या आपका डिस्टेंस हुआ। बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, स्कूल आपको जाना होता है, पहुंच जाते हैं थिएटर, फिर वहां से मॉल में, ठीक है, और फिर वहां से मार्केट में, और फिर वहां से घर। स्कूल तो गए ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो आपने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है, ये स्कूल से मॉल, मॉल से थिएटर, थिएटर से मार्केट, ये क्या है, डिस्टेंस है आपका ये। ठीक है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अभी देखेंगे। तो क्या कभी डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है क्या? नहीं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा। आपने घर से चलना स्टार्ट किया और डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है कि नहीं है? जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो सड़क के किनारे येलो कलर के स्टोन आते हैं, पिलर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, माइल स्टोन जैसे जो होते हैं। उन पे लिखा रहता है कि मुंबई 50 किलोमीटर, दिल्ली 25 किलोमीटर। ये क्या, ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये समझ में आया कि नहीं है? जब मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया कि कभी ये डिक्रीज नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैन डिक्रीज विद टाइम। ये भाई साहब टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है? चलिए देखते हैं। ये आपको पॉइंट तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पाथ पे चल के आए हैं। ना ना ना, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ इस चीज से कि भैया आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, दैट्स इट, बात खत्म। उन दोनों के बीच का जो भी आपका शॉर्टेस्ट जो भी डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए जरा देख लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए। मैंने कहा कि भैया आप सुबह जाते हैं ग्राउंड में दौड़ने के लिए, और ग्राउंड कैसा है, कुछ ग्राउंड आपका क्या है, सर्कल शेप में है। तो आप गए ग्राउंड में, आपने क्या किया, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया ए पोजीशन से, ठीक है, और आप जो था यहां पहुंच गए। ठीक है, आधा आपने ट्रेवल कर लिया, ये आपका बी पोजीशन पे आप यहां पहुंच गए। ये जो आपने चला है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है, ये डिस्टेंस है बेसिकली। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका ये है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि आपका मन किया कि चलो उसको पूरा ही कर लेते हैं, तो आपने क्या किया, यहां से आप और चले, यहां पहुंच गए। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, अब डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पोजीशन तो आपकी यही है और फाइनल क्या है, ये है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पहले ये था, क्योंकि पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट पहले ये था, इतना था।
इस बार आप क्या कर रहे हैं, आपने और चल दिया, यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पहुंच गए अब, क्योंकि आपने तो पूरा सर्कल कंप्लीट करना है ना दौड़ लगाते हुए, तो अब आप यहाँ पहुंच गए हैं। अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं तो आप जरा देखिए इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लेते हैं कि ये आपकी सी पोजीशन है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इतना था और अब इतना है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भैया, हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलिए और देखिए, अब आप पहुंच गए, अब आप जो था मन किया कि चलो थोड़ा और आगे चलते हैं भैया, अब आप पहुंच गए यहाँ पर, ये डी पोजीशन ले लेते हैं और इनिशियल पोजीशन आपकी ये रही। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, एक मिनट भैया, ये है, ये रहा, इसका यूज कर सकते हैं क्या, चलो कर लेते हैं। इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये केवल इतना। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर इतना हुआ, अब इतना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भविष्य में कोई भी आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, तो ताल ठोक के कहिएगा कि भैया कर सकता है, और हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको दोबारा से अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोगों को एकदम साफ दिखे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार, है ना। तो कहाँ से करें स्टार्ट, यहाँ से करते हैं, ये रहा, ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका ए था, ये आपका भैया बी था, ठीक है। यहाँ से आप चले फिर दोबारा यहाँ पहुँच गए हैं, ये आपका सी था, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, ये आपका क्या था, ये आपका डी था, ठीक है कि नहीं है। और आप जो था थोड़ा सा आगे चलते थे, आपका ई आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने क्या कहा, शुरुआत में जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका ये था, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, 101% डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो व्यक्ति है ये आके यहीं पर आ जाएगा, जहां से इसने दौड़ना स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच जाएगा, और उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। वाओ, बहुत बढ़िया। तो क्या आप ये बोल रहे हैं क्या कि अगर किसी भी मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए, यहां से गए थे वापस इसी पास से लौट के यहाँ पहुंच गए, यहीं से यहाँ से दौड़ना शुरू किया था इधर की डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से वापस इधर की साइड में आ गए, यहीं आ गए अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है? बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं। समझे कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो हो ही सकता है, साथ में 0 भी हो सकता है। क्या कभी डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं हो सकता डिस्टेंस। अगर आपने एक बार चलना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। हाँ, अगर आप रेस्ट में आप चले ही नहीं तो डिस्टेंस तो फिर 0 हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप चलते हैं तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव या कभी 0 नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज ही होगा और हमेशा बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज आपका हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कब, जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है कि नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि एकदम क्लियर आपको हो जाए। देखिए मैं किसी भी चीज को टाइम लेके इसलिए समझाता हूँ अच्छे से, ताकि डाउट 1% ना रहे। ऑनलाइन क्लास में कई बार ड्रॉबैक ये हो जाता है कि बच्चे के मन में डाउट आता है बट टीचर पास नहीं होता है, हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो डाउट भी आपको ना रहे, रत्ती भर भी डाउट आपको ना रहे, उसके लिए आप पूरा प्रयास किया जाएगा। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल लेके आराम से समझाया जाएगा ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें हो जाएं। अगर किसी को लगता है कि बार बार रिपीट हो रही है चीजें या समझ में आ गया है तो वो 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देख सकता है, ठीक है कि नहीं है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई डिक्रीज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। देखिए यहां से आप चले, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और आप यहाँ पहुंच गए, बी पोजीशन पे आप पहुंच गए, मान लेते कि ए पोजीशन पे आप थे, यहाँ पर बी पोजीशन पे आप पहुंच गए। डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है आपका, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या मन किया कि भैया एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट अभी ये से बी तक था,
अब इसका मन किया कि भाई वापस चलते हैं, चलो वापस चल दिए हैं। बंदा यहाँ पे रुक गया, बाइक खड़ी कर ली यहाँ पे। अब कितना डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है, जबकि पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये था। बंदे का मन किया कि चलो यार चलते हैं, रुकने का फायदा नहीं है, तो बंदा फिर चल दिया यहाँ से, यहाँ पहुंच गया। अब इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। आप देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इस भाई का मन किया कि भैया अब तो घर के पास ही जाकर रुकेंगे, और बंदा यहाँ पहुंच गया है। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन इस बार ये, ठीक है। तो क्या हुआ, इस बार डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल ये हुआ, और एक समय ऐसा आ गया कि बंदा कहाँ पहुंच जाएगा, जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ आकर जीरो हो जाएगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचकर जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से चला यहाँ आया, ये पूरा क्या है, डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जहां से चला था वहीं पर पहुंचकर आपका जो था इसने सांस लिया है दोबारा। ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि भैया ये टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, जबकि ये आपका टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है, ये हमेशा बढ़ेगा, हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है कि नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। अगला पॉइंट आपका क्या बोलता है, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिक्रीज विद टाइम, है ना। बहुत बढ़िया से हमने आपको समझाया है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसने कहा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस क्यों रहेगा पॉजिटिव, भैया आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। क्या कभी आपने ये सुना है, क्या आपने कभी आज तक ये सुना है कि आज तो मैं -25 किलोमीटर चल के आया हूँ? नहीं। -25 किलोमीटर चल के क्या होता है यार? क्या आपने कभी ये सुना है कि मैं आज -50 किलोमीटर चल के आया हूँ? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक हो गया। और अगर इसकी बात करते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट की, जीरो तो हमने आपको समझा दिया कि भाई जीरो हो सकता है कब, जब आपकी इनिशियल पोजीशन इक्वल टू हो जाए किसके, फाइनल पोजीशन के, तब जीरो हो जाएगा। बात हो जाती है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव की। पॉजिटिव नेगेटिव भैया, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? जरा देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है कि नहीं है? मैंने क्या कहा कि फिजिक्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये कहा जाएगा, या प्रोजेक्टाइल मोशन भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, आप 1D मोशन में आप पढ़ेंगे कि आप यहाँ पर फ्लोर पर हैं या आप जमीन पर खड़े हुए हैं, बोला आपने ऊपर फेंकी, ये ऊपर गई और फिर ऊपर से ये नीचे आई। ठीक है, तो वहां पर हम ये साइन कन्वेंशन मानते हैं कि जब बॉल ऊपर जाती है तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, और जब नीचे आती है आपका ये नेगेटिव है। क्यों साइन कन्वेंशन क्यों माना भैया हमने यहाँ पे? ये इसलिए माना है क्योंकि जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी, और जब भी पॉजिटिव साइन आएगा तो आप ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अच्छा बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली फिजिक्स में डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, डायरेक्शन, मैंने क्या कहा, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन किस में होती है, स्केलर में कि वेक्टर में? वेक्टर क्वांटिटीज में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फिजिक्स में किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है कि नहीं है? और डायरेक्शन किस में होती है, स्केलर क्वांटिटीज में कि वेक्टर क्वांटिटीज में? वेक्टर क्वांटिटीज में। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होती है, और जिसके पास आपकी डायरेक्शन होती है उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव से इंडिकेट कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया उसको यहाँ से समझा देंगे हम। जैसे कि बचपन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। या आपने एक लाइन के थ्रू डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सीखा होगा। जैसे कि नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ये 0 है, इधर जाते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं, और इधर जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं।
इधर आप -5 किलोमीटर चले, इधर आप +5 किलोमीटर चले। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या दिखा रहा है? प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन को, कि आप चले हैं प्लस के 5 किलोमीटर किधर? टूवर्ड्स राइट, जबकि आप चले -5 किलोमीटर किधर? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दिखाता है किसको? डायरेक्शन को। ठीक है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा उसके पास, डायरेक्शन उसके पास होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव से इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भैया डिस्टेंस कभी आपका डिक्रीज नहीं हो सकता, ये हमेशा इंक्रीज होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कभी आपका डिक्रीज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, समय के साथ डिक्रीज ये हो सकता है, जबकि ये आपका जीरो भी हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो ये हमने सब यहाँ पर समझ लिया है। चलिए इसको साफ कर देते हैं और आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या है इसमें। अच्छा, थैंक यू आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम लोग आज के लिए केवल और केवल इतना ही रख देते हैं, है ना? आज हम केवल इतना ही रख देते हैं और बाकी हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे। जो भी हमारा बचा हुआ जो भी होगा थोड़ा बहुत वो हम कल करेंगे, है ना? अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या बचा हुआ है? जो बेसिक जो डिफरेंस है वो तो हमने देख ही लिए हैं। जो बेसिक जो डिफरेंस है हमने देख ही लिए। हमने क्या क्या देखा? ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड रखता है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रखता है, ये हमेशा इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये केवल और केवल आपका पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंस हमने इसके बीच में देख लिए हैं। ठीक है कि नहीं है? अब हम इसमें जो कल देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि कल इसमें क्या देखेंगे हम लोग। हम इसमें कल देखेंगे कुछ इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ इनके हम, और न्यूमेरिकल्स देखने के बाद में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ये करेंगे हम क्या? 1D में जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप 1D में ट्रैवल करते हो तो उसमें आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जब आप 2D में ट्रैवल करते हो तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, और उसमें भी सर्कुलर मोशन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कल का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन इन सर्कुलर मोशन। कुछ थोड़े बहुत इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ वो, और कुछ हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कॉन्सेप्ट लगते होंगे। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आराम से कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।